सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए, आज की क्लास में ज्वालामुखी के टॉपिक के अंतर्गत मुख्य रूप से जो बात करेंगे, ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं। और ज्वालामुखी के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से अलग अलग आधारों पर ज्वालामुखी को बांटते हैं या ज्वालामुखी के प्रकारों को पढ़ते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ में कौन सा ज्वालामुखी कौन से क्षेत्र। और जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो गोल में ये भी आना बहुत जरूरी है कि कौन सा ज्वालामुखी किस क्षेत्र से संबंधित। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। और आपको क्या करना है, एटलस में उस क्षेत्र को एक बार देखना है। और जब भी पढ़ोगे आप उसको देखोगे तो धीरे धीरे वो आपके समझ में आने लगेगा। दोनों चीजें भूगोल के साथ साथ चलानी है आपको। उसका जो वैसे वर्णनात्मक जो वर्णन है उसके साथ साथ आपको लोकेशन पर भी फोकस करना है। और जब इस प्रकार से पढ़ोगे तो ही आज के समय के हिसाब से जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भूगोल के प्रश्न आते हैं उनको करने की कंडीशन में रहोगे। तो ज्वालामुखी के प्रकार आज का जो टॉपिक है हमारा, और उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, इससे पहले जो दो क्लास ली है हमने ज्वालामुखी की, उसमें इन इन चीजों पर पढ़ चुके हैं। दो क्लासों को आप ले सकते हो, कोई विद्यार्थी यदि इस क्लास को ले रहा है तो उससे पहली दो क्लास हैं उनको जरूर देखे। देखिए उसमें हमने क्या पढ़ा था, ज्वालामुखी का अर्थ, ज्वालामुखी का अर्थ। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़िए उस टॉपिक को अपने आप को जोड़ने के लिए, चाहे रिपीट हो, आपको जरूर उस बात पे फोकस करना है कि उसकी तारतम्यता बनी रहे। तो ज्वालामुखी का अर्थ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कारण मैंने आप लोगों को बताए थे कि ज्वालामुखी के मेजर कारण कौन कौन से हैं, और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उनको बताया हुआ है। और उसमें उसमें यह भी बताया है कि प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है उससे किस प्रकार से आपको जोड़ना है कारणों को या ज्वालामुखी और भूकंप के टॉपिक को। तो कारणों पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसके में बाद मैंने अंग बताए थे, ज्वालामुखी के अंग। एक लंबवत मार्ग होता है जिसको ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। एक मुख होता है जहां से उद्गार होता है, उसको क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर का बड़ा रूप होता है वो कालडेरा कहलाता है। ऐसा कालडेरा जिसमें बहुत सारे क्रेटर हों, अर्थात कालडेरा बड़े क्रेटर के अंदर छोटे छोटे क्रेटर हों, उसको घोंसलादार कालडेरा कहा जाता है। तो विविध प्रकार से इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद देखिए स्थलाकृति या रूप जो होते हैं, आंतरिक रूप कौन कौन से, बाह्य रूप कौन कौन से, इनके बारे में नाम बताए थे मैंने। क्योंकि आंतरिक रूप सबसे ज्यादा मोस्ट है ज्वालामुखी क्या के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्थलाकृति बनती है, पैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाइक, इस तरीके से उनके नाम लिखाए हैं इस टॉपिक में। क्योंकि वो आग्नेय चट्टानों के रूप भी हैं। तो आग्नेय चट्टान वाले टॉपिक में, अर्थात चट्टान वाले टॉपिक में, उसको मैंने डिटेल से लिखाया हुआ है। तो आंतरिक रूपों के बारे में हमने बात की। बाहरी रूप कौन कौन से होते हैं उनको मैंने बताया, और उनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इन चीजों के बारे में हम पहले ही इस क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज मेजर फोकस रहेगा ज्वालामुखी के प्रकारों का। देखिए ज्वालामुखी के प्रकारों को मैंने आपको कहा है अलग अलग आधार पर मैं वर्गीकृत करूंगा। जैसे सक्रियता के आधार पर, सक्रियता का मतलब है कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनसे हमेशा निरंतर उद्गार होता रहता है, काफी सालों से उद्गार चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है, उनसे उद्गार होता है, उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार को बांटेंगे। उसके अलावा हम हानि के आधार पर, नुकसान के आधार पर उसके प्रकारों को वर्णन करेंगे। तो अब मेजर आप हेडिंग डाल लीजिए ज्वालामुखी के प्रकार। और इसमें भी ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी प्रकार। जय श्री कृष्णा। देखिए ज्वालामुखी प्रकारों को आपको मानचित्र में ध्यान देखो। सबसे पहला ज्वालामुखी प्रकार ऐसा टॉपिक है, मैंने आप बता चुका हूं, 3-4 प्रश्न आएंगे फर्स्ट ग्रेड में। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में इस पेपर में से, इस टॉपिक में से 120 प्रश्न में से 3-4 प्रश्न आने की संभावना रहती है। 2-3-4, अब ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, 3 भी आ सकते हैं, कम से कम 2 तो आएंगे ही, एक भी गलत नहीं होना चाहिए हमें। देखिए ज्वालामुखी के प्रकार, सबसे हेडिंग डाल लीजिए सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर। कुछ विद्यार्थियों को कई बार ऐसा लगता है ये टॉपिक तो बड़ा इजी है और मैं इसके बारे में जानता हूं, लेकिन
भूगोल पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, कभी भी आपको ये महसूस नहीं करना है, अगर आपको व्याख्याता परीक्षा में सफल होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, नेट जीआरएफ करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं महसूस करना है कि मैं जानता हूं। आप ये समझिए कोई बात नहीं, मेरा रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लाभ उठाओगे। और एमए बीएड करने के बाद, नेट करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, ये निश्चित स्वाभाविक बात है, आपके ज्ञान के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है लेकिन रुकती नहीं है। कि कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मैं जानता हूं, लेकिन जो ये सोचने लग गए, कई बार जेआरएफ विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे, वो ऐसा महसूस करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होशियार नहीं थे वो जब जेआरएफ हुई थी, नेट हुई थी, क्योंकि वो ये महसूस करने लग जाते हैं कि ये तो मैं जानता हूं, जेआरएफ हो गया मैं, लेकिन वो किसी परीक्षा में सफल नहीं हो पाए उसके बाद। नहीं तो स्कूल लेक्चर बन पाए, नहीं कॉलेज लेक्चर बन पाए, और जेआरएफ भी पूरी हो गई 3-4 साल स्कॉलरशिप उठाने के बाद। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है उनसे आपको बचना है और रिपीट करना है। प्रश्न पूछने के तरीके बदलते रहते हैं। इसी टॉपिक को लेकर के 2-3 प्रश्न आएंगे, सरल टॉपिक है, तीसरी क्लास से विद्यार्थी पढ़ने लग जाता है, लेकिन विद्यार्थी इस प्रश्नों को गलत करते हैं। इनको पीजी वाला पाठ्यक्रम मैंने बता दिया है आपको, उसमें 1% दिक्कत नहीं आएगी। जो आप स्टडी मटेरियल प्राप्त करोगे, पढ़ोगे, वो आपको बिल्कुल पूर्णता संतुष्टि दिलाएगा, और लगभग प्रश्न आपके उसी के इर्द गिर्द आते हैं। पूछने का तरीका बदलता है, लेकिन बाकी का स्टडी मटेरियल सही है। अब देखिए हम सक्रियता के आधार पर, सबसे नंबर 1, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए पहला बिंदु, देखिए पहला बिंदु, नाम से पता चल रहा है इस प्रकार के ज्वालामुखियों में हमेशा उद्गार होता रहता है, इनमें हमेशा उद्गार होता रहता है, इनमें हमेशा उद्गार होता रहता है। सबसे बड़ी बात यही है, में लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसमें लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन सामान्य सी चीजें लिख लीजिए, लेकिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ज्वालामुखी, ऑफ ज्वालामुखी के अनुसार, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ज्वालामुखी या वोल्केनो के अनुसार, घातक सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 500 हैं। के अनुसार घातक सक्रिय ज्वालामुखी
लगभग 500 है। आपको ये जो 500 की संख्या है ये ध्यान रखना है, ये पूछ ले कभी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वोल्केनो के अनुसार इसमें लगभग घातक सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है, तो 500 बताए गए हैं। और आपको ये ध्यान रखना है ऐसे ज्वालामुखी जिनमें से हमेशा उद्गार होता रहता है, जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखते हैं। अब कुछ मैं आपको ज्वालामुखी के नाम बता रहा हूं। अब ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, कई बार क्षेत्रों से मिलान वाले प्रश्न आते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र का ज्वालामुखी है या किस कैटेगरी का ज्वालामुखी। इस वजह से दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ ज्वालामुखी और एक तरफ स्थान विशेष। तो सक्रिय का मतलब जिनसे हमेशा उद्गार हो, यहां तो लिख लीजिए ज्वालामुखी और यहां लिख लीजिए स्थान विशेष। माउंट यासुर नंबर 1 ज्वालामुखी का नाम है, माउंट यासुर। अब देखिए ये आपका एक तो ये ध्यान रखना है सक्रिय की ज्वालामुखी माता, एक ध्यान रखना किस पर है, बनातु द्वीप प्रशांत, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, एक तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर है, प्रशांत महासागर पर है। एक दूसरी बात लिख लीजिए, लगभग 800 सालों से सक्रिय है, सालों से सालों से ये प्राचीनतम ज्वालामुखी। बनातु द्वीप प्रशांत महासागर लगभग 800 सालों से सक्रिय है, प्राचीनतम ज्वालामुखी। बनातु एक द्वीप है शांत महासागर में, वहां पर एक एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा लिखिए माउंट एटना नंबर 2 एग्जाम्पल है, माउंट एटना। कई बार पूछा जाता है, मिलान में पूछ लिया जाता है माउंट एटना। सिसिली द्वीप इटली कहां पर है, ये बताइए सिसिली द्वीप कहां पर है, देखना है इसको एटलस में। इटली, इटली देश का नाम है, एक द्वीप है सिसिली और 100 वर्षों से सक्रिय है, 100 वर्षों से सक्रिय। बताइए कहां पर है, सिसिली द्वीप कहां पर है।
तो देखिए ये जो सिसिली द्वीप है, थोड़ा सा मैं आपको मानचित्र बता रहा हूं और हल्का सा आपको एटलस में चेक करना है। देखिए ये आपके, देखिए ये अफ्रीका है, ये पता होगा आपको, एक से बन रहा है आपका अफ्रीका, और ये है आपके इन दोनों के बीच में ये आपका मेडिटेरियन सी है, मध्य सागर, मध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। और यहां पर ये जो देश है ये इटली है, इटली का एक द्वीप है यहां पर अंदर इसमें, इस तरीके से, इसका नाम है सिसिली। तो ये आपका यूरोप और अफ्रीका, इसके बीच में ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में ये मान लीजिए एक द्वीप है और वो इटली के अंतर्गत आता है, और वहां पर ये ज्वालामुखी है, सिसिली द्वीप, इटली, भूमध्य सागर, माउंट एटना। तो इस प्रकार से आपको केवल एटलस में सिसिली द्वीप देखना है ना। तो उससे क्या होता है, कई बार बनाने वाले ने ऐसा किया, एक मानचित्र दे दिया विश्व का और उसमें कुछ मार्क कर दिया और ये कह रहा है कि ये कौन सा ज्वालामुखी है। अब वहां पर समस्या खड़ी हो जाएगी, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं बहुत अच्छे से मेहनत भी करते हैं लेकिन मानचित्र के बारे में जीरो है, तो वहां पर वो प्रश्न उनसे छूटेगा। यहाँ पर हल्का सा कम से कम ये मेजर जो ज्वालामुखी है, स्ट्रम्बोली, एटना, इनको कम से कम लोकेशन भी इनकी थोड़ा सा आइडिया रहे। ठीक है, अब देखिए नंबर 3, नंबर 3, तीसरा सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रम्बोली। कई प्रश्न आते हैं इसको लेकर के और फर्स्ट ग्रेड में इससे पहले भी कई प्रकार से पूछा हुआ है। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, देखिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। प्रकाश स्तंभ तो सीधी सी बात है, चिमनी की तरह दिखता है, दूर तक रोशनी करता है, मतलब जलता रहता है, और इसी वजह से इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो स्ट्रम्बोली ये भी इटली में ध्यान रखना है, इसके बारे में देखिए ऐसे लिख लो आप, इसके बारे में लिपारी द्वीप, ये भी भूमध्य सागर में, लिपारी द्वीप, ये कहां पर है, इटली, और कहां पर है, भूमध्य सागर, मध्य सागर। अभी जो बताया था मैंने पिछले उसमें मानचित्र में, वहीं पर एक द्वीप लिपारी द्वीप पर, वहां पर भी इटली के अंतर्गत आता है लिपारी, और वहां पर ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। और इसके बारे में एक चीज और लिख लीजिए स्ट्रोम्बोली के बारे में, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। नंबर 4, वेरी मोस्ट, इस बात को आप ध्यान रखना है आपको, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर को रूम सागर भी कहते हैं, ये मैं आपको लिखा देता हूं, कम कंफ्यूज हो कहीं आप, इसका एक नाम रूम सागर भी है भूमध्य सागर का। कई जगह कहीं किसी एग्जामिनेशन में रूम सागर लिखा जाए, वहां कंफ्यूज हो। और जब भी कभी फर्स्ट ग्रेड में या कोई अच्छे एग्जामिनेशन में आपको कोई हिंदी वर्जन में दिक्कत आए, तो आपको ये आदत रखनी है, ये आपको अपने जहन में रखना है, उसका इंग्लिश वर्जन एक बार जरूर देखना है। इसके बाद मोना लोआ, मोना लोआ, ये भी ज्वालामुखी है, मोना लोआ, ये हवाई द्वीप पर है, कहां पर है, हवाई। देखिए हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में एक प्रांत है हवाई द्वीप, जिसकी राजधानी है होनोलुलु। ये हवाई द्वीप है, इसकी राजधानी क्या है, होनोलुलु, राजधानी हो। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके 50 राज्य हैं, 48 राज्य मुख्य भूमि से संबंधित है, और 2 राज्य उसके दूर है वहां से, एक तो समुद्र में, प्रशांत महासागर में आपके ये हवाई द्वीप है, और एक उसका राज्य और है अलास्का। इसके बाद नंबर 5, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ये भी बड़ा पॉपुलर ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी। ये इक्वेडोर में, कहां पर है, इक्वेडोर, एक देश है दक्षिण अमेरिका का,
और ये आपके कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका। आपको एटलस जरूर रखनी है। पूरी ज्योग्राफी जब हम जितना भी पढ़ेंगे, चाहे आर्थिक भूगोल की बात करें चाहे मानव भूगोल की, जहां भी जरूरत होगी वो एटलस आपको रखनी है पास में। और मैं आपको बताता चलूंगा और आपको देखना है। ओटोपेक्सी दक्षिणी अमेरिका एक देश है, वहां पर इक्वेडोर इक्वेडोर देश है, और उस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर देश में ये कोटोपेक्सी है। और ये चमकती चोटी कहलाता है। इसका एक नाम और है चमकती चोटी। देख लो आप, क्या कहते हैं इसको, चमकती चोटी। कोटोपेक्सी कहलाता है चमकती चोटी। एक तो इक्वेडोर में ये लिखना है, और दूसरा चमकती चोटी। तो ये कुछ प्रसिद्ध आपके ज्वालामुखी हैं जो एक्टिव कैटेगरी में आते हैं। हवाई द्वीप, अब देखिए, ये सक्रिय ज्वालामुखी थे, जिसका मतलब जिनसे हमेशा उद्गार होता रहता है। और इक्वेडोर की बात करें, चाहे हम लिपारी द्वीप की बात करें, चाहे सिसिली द्वीप की बात करें, चाहे हवाई द्वीप की बात करें, ये सभी आपको लोकेशन वाइज देखने। अब लिखिए सेकंड, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो आपके सक्रियता के आधार पर पहला प्रकार था सक्रिय ज्वालामुखी। अब लिखिए दूसरा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे सक्रियता का आधार पर पहला था सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 लिखिए प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। मैंने आपको बताया था ये 12th लेवल का जो पाठ्यक्रम है, ये सबसे ज्यादा लंबा है, और इसमें प्रश्न की संख्या सबसे ज्यादा होती है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, डोरमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो। देखिए प्रक्षुब्ध का मतलब होता है ऐसे ज्वालामुखी जिनसे अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, कि बहुत पहले से उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन कभी भी हो सकता है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ, तो अचानक विस्फोट होता है जिससे काफी नुकसान हो सकता है। तो ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। और इस प्रकार के ज्वालामुखियों से जिनसे अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है। देखिए, इस प्रकार के ज्वालामुखियों से अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार सकता है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, विनाशकारी होते हैं।
क्योंकि अचानक विस्फोट होगा, पहले से मानसिक रूप से ये तैयार हैं कि भाई यहाँ विस्फोट हो नहीं रहा है, आपके उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक विस्फोट होने से काफी नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। तो लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, और ये सर्वाधिक विनाशकारी। इसके एग्जाम्पल लिखिए आप, कौन कौन से देखिए। कैसे सुप्त के, कैसे नंबर एक है विसुवियस। क्या नाम है? विसुवियस, विसुवियस, विसुवियस। और ये कहां पर है? इटली में। किस कहां पर है? इटली। और इसमें उद्गार हुए कब कब? 1979, 1631, 1803 तरीके से। तो एक गैप के बाद उद्गार होते रहे हैं विसुवियस। इसके बाद है फ्यूजियामा। यामा, और ये कहां पर है? जापान। यामा जापान। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी है कि जापान कई बार आपको आएगा प्रश्न, जापान को लेकर के कई बार नाम है वो, माने भूगोल में भी आ सकता है, आपके यहाँ अभी फिजिकल ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ रहे हैं, और भी कई बार इसका नाम आएगा, आर्थिक भूगोल में भी पढ़ेंगे। जापान देश के 4 मेजर द्वीप हैं। मुख्यतः कौन कौन से द्वीप है? 4 द्वीप हैं इसके। देखिए एक तो है होक्काइडो, अभी से बता रहा हूं होक्काइडो। एक है होन्शु, शिकोकू, और एक है क्यूसू। ये 4 मेजर द्वीप किसके? जापान के प्रमुख द्वीप। अब देखिए ऐसा नहीं है 4 ही द्वीप है इसमें, लेकिन मेजर द्वीप है, याद रख लेना। एक होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसू। और ये क्रम है आपके नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण क्रम है। कहने का मतलब सबसे उत्तर में होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूसू है। और इसको वैसे हम देखें तो देखिए ये हो गया आपका होक्काइडो, फिर ये हो गया आपका होन्शु, शिकोकू और ये क्यूसू। इस तरीके से ये 4 द्वीप हैं। और इसमें है फ्यूजियामा, इसमें है ये फ्यूजियामा जो द्वीप है, ये किस में है? होन्शु में है, होन्शु द्वीप में है। अब देखिए कितनी चीजें याद हुई आप में इसमें से। इस प्रकार से भूगोल को पढ़ना है यदि कंपटीशन में निकलना है, कैसे बड़े साफ सुथरे तरीके से एक पीडीएफ बना करके पढ़ना। आप फर्स्ट ग्रेड का ये लेवल नहीं हो सकता, एक दो टॉपिकों की पीडीएफ पढ़ सकते हो आप, ऐसे तो किताब ही बहुत है। पीडीएफ से पढ़ोगे इसकी बजाय तो किताब भी बहुत अच्छे से दे रखी है, किताबों की कोई कमी नहीं है। 10 किताब फिजिकल ज्योग्राफी की देख लीजिए आप। अब बात यह है कि असली आपको पढ़ना इस तरीके से। जब जापान की यहाँ पर चर्चा हुई है, फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है जो आपका प्रक्षुब्ध कैटेगरी में आता है। तो ये फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा पर्वत भी है जो ज्वालामुखी पर्वत उदाहरण है। जापान आते ही आपको ये चीज और पता होनी चाहिए कि प्रमुख द्वीप जापान में 4 हैं। कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसू। ऊपर से नीचे लिख लीजिए, कॉपी एक आध पन्ने ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन इस तरीके से लिखना है। और ये क्रम कैसे? नॉर्थ टू साउथ। सबसे नॉर्थ में होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूसू है। और इसको मैंने यहां पर आपको डायग्राम बताया है कि ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसू। तो ये फ्यूजियामा है, ये किस में है? होन्शु में। अब आपको प्रश्न पूछ लिया कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान के किस द्वीप पर स्थित है या कहां पर स्थित है? अब आप नाम देखते ही उछल पड़ोगे कि आ गया जापान। अब उसमें ऑप्शन आ रहा है कि होक्काइडो कोष्टक में जापान, होन्शु कोष्टक में जापान, शिकोकू जापान और क्यूशू जापान। अब वहां समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट विद मैप आपको देखना है, जिसका समाधान ये है। तो आपको 3-4 चीज याद हो गई होंगी। तो ये आपका जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ये भी प्रक्षुब्ध कैटेगरी में आता है जापान।
देखिए कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी हैं, पहले से ही बता दूं, आप हो सकता है किसी किताब में पढ़ लिया हो या पढ़ोगे आप, कोई हो सकता है कहीं मिल जाए आपको, वो दोनों कैटेगरियों में दे रखे हैं। वहां आपको ज्यादा ऊर्जा खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा निश्चित है। क्योंकि जब ऐसा कोई डाउट दे रखा है तो निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे हैं कि उनको किस कैटेगरी में रखें, कभी ये इसमें रखें या इसमें रखें, तो आपको ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं। अधिकतर प्रश्न आपको मैंने बताया था इस कैटेगरी के प्रश्नों को ध्यान रखना है, जैसे लिपारी द्वीप पर कौन सा है, आपके सिसिली द्वीप पर कौन सा है, विसुवियस कहां पर है, इस टाइप से। अब लिखिए नंबर 3 एग्जाम्पल इसका, प्रसुप्त ज्वालामुखियों का तीसरा उदाहरण है नंबर 3, क्राकाटोवा। क्राकाटोवा एक ज्वालामुखी का नाम है, और ये आपका जावा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का है। बाकी का इसके बारे में एक बात और है कि जापान में, सॉरी इंडोनेशिया में दो द्वीप हैं, एक है आपका सुमात्रा और एक है जावा, ये दोनों, इसके बीच में एक जल संधि है, उसका नाम है सुंडा, क्या नाम है, सुंडा स्ट्रेट। तो ये जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये मृत ज्वालामुखी में भी और बड़ा खतरनाक कैटेगरी में आता है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी मानिए आप इसको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो विनाश गहनता के आधार पर जब पढ़ेंगे हम, विनाश के आधार पर, विनाशशीलता के आधार पर कैटेगरी पढ़ेंगे, तो वहां क्राकाटोआ आएगा। और इतना भयंकर विस्फोट था कि बीच में एक क्राकाटोआ द्वीप था, दोनों के बीच में, किसके, सुमात्रा और जावा के बीच में, सुमात्रा और जावा के बीच में। तो इतना खतरनाक था, इतना बड़ा भयानक विस्फोट था कि वो द्वीप ही नष्ट हो गया। तो क्राकाटुआ सबसे विनाशकारी भूकंपों की कैटेगरी में शामिल होता है, जो द्वीप ही नष्ट कर दिया उसने। तो क्राकाटुआ इंडोनेशिया, ये ध्यान रख लेना। नंबर 4, अब देखिए दो, जावा और सुमात्रा के बीच में टुंडा स्ट्रेट, टुंडा जल संधि। नारकोंडम, 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 ये है आपका अंडमान निकोबार। ये भारत का एरिया है, इसमें भारत नहीं लिखूंगा मैं। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नारकोंडम, इसको एटलस में देख सकते हो आप, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में जब अंडमान निकोबार स्पेशल दे रखा है उसको देखोगे, तो वहां पर नारकोंडम और बैरन दो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए नारकोंडम प्रसुप्त की कैटेगरी में, कहने का मतलब काफी लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है और अभी हो सकता है। नारकोंडम और बैरन दो ज्वालामुखी हैं और वर्तमान में ये दोनों क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि से दूर हैं। अब एक बार एक प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा या कौन सी आपके प्राकृतिक प्रकोप भारत की मुख्य भूमि से संबंधित नहीं है। अब उसमें दे रखा था ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ और सूखा। अब उसमें आपको यह देखना था कि सूखा है, मुख्य भूमि पर आते रहते हैं। मुख्य भूमि का मतलब है कि एक भारत का मेजर मानचित्र है, ये मुख्य भूमि में है, और एक ही आप इसका एक द्वीपीय क्षेत्र है या एक द्वीपीय क्षेत्र ये है। उसमें यह था कि निम्न में से किसका संबंध भारत की मुख्य भूमि से नहीं है। अब वो पहले से कोई पढ़ा हुआ प्रश्न नहीं था, ऑन द स्पॉट वाला प्रश्न था। तो इस प्रकार के प्रश्न में ये विधिवत बात आती है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा सोचना है, और यदि आपकी कैपेसिटी सोच करके प्रश्न करने की रही है तो आप आराम से उसको करोगे। उसमें एक एक तथ्य पर विचार करना है कि मुख्य भूमि से संबंध नहीं है। काफी विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को छोड़ ही देते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, और हड़बड़ाहट वैसे रहती है, उस समय थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है और उस प्रश्न को छोड़ दिया। तो ये भारत का जो क्षेत्र है ये कहलाता है मुख्य भूमि, या भारत की मुख्य भूमि, ये मेजर इलाका, और ये कहला रहे हैं इसके द्वीप दो, अंडमान और लक्षद्वीप। तो उसमें दे रखे थे बाढ़। अब सोचिए, अब बाढ़ भारत की मुख्य भूमि से संबंध है या नहीं है, बिल्कुल संबंध है। सूखा का संबंध है या नहीं है, बिल्कुल संबंध है। भूकंप का संबंध है या नहीं है, बिल्कुल संबंध है। अब ज्वालामुखी आती है तो आप बताइए मुख्य भूमि से संबंधित कोई ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है वर्तमान में। दो क्षेत्र भारत के इस क्षेत्र से संबंध है दोनों का, एक तो है नारकोंडम और एक है वेरन। वेरन, दो ज्वालामुखी है, नारकोंडम और वेरन।
दोनों भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, दोनों वर्तमान में सक्रिय भी नहीं है ये। अब ये प्रक्षुब्ध की कैटेगरी में रखा है, तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, नारकोंडम। तो ये कैटेगरी थी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की। 3-4 ज्वालामुखी मैंने आपको दिखा दिए। अब बात करेंगे नंबर 3, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के बाद है मृत ज्वालामुखी नंबर 3। देखिए नंबर 3 क्या नाम है? मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी, देखिए ये इस तरीके का है, इसको लेकर के प्रश्न आते हैं। एक्सटीनेट, एक्सटीनेट वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी। देखिए मृत ज्वालामुखी का मतलब है जिनसे लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, और होने की संभावना भी नहीं है। कहने का मतलब मृत हो चुके, मृत प्राय ज्वालामुखी हैं, कि जिन ज्वालामुखियों से ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ और न ही उद्गार की संभावनाएं। देख लीजिए ऐसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिनसे लंबे या ऐतिहासिक, बहुत ज्यादा टाइम, ऐतिहासिक, लंबे या ऐतिहासिक समय से उद्गार नहीं हुआ है और आगे भविष्य में, आगे भविष्य में भी उद्गार की कोई संभावना नहीं है, कि ना तो लंबे समय से उद्गार हुआ है और ना ही आगे होने की संभावना है। ये आपके इस कैटेगरी में आते हैं। इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, इनके उदाहरण। देवबंद एवं कोहे सुल्तान, देवबंद एवं कोहे सुल्तान, कोहे सुल्तान ये ज्वालामुखी है, ये ईरान का है, ईरान के ज्वालामुखी है, ईरान। देवबंद और कोहे सुल्तान। माउंट कोपा, माउंट कोपा ये म्यांमार, म्यांमार या वर्मा कह सकते, पुराना नाम है इसका वर्मा, माउंट पोपा। इसके बाद किलिमंजारो, किलिमंजारो ये कहां पर है? तंजानिया। देखिए किलिमंजारो तंजानिया देश है, अफ्रीका में, वहां का है। और किलिमंजारो चोटी भी है जो ज्वालामुखी चोटी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो 3 देवबंदे कोई सुल्तान ईरान, माउंट पोपा म्यांमार या वर्मा, किलिमंजारो तंजानिया। किलिमंजारो चोटी भी है, ये भी ध्यान रखना है, ज्वालामुखी चोटी अफ्रीका की ऊंची चोटी है ये। किलिमंजारो क्या है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है, अफ्रीका की सबसे चोटी, ज्वालामुखी चोटी का उदाहरण है। टिम्बेरेजो इक्वेडोर में, आगे लिखिए। चिम्बेरेजो ये भी चोटी का नाम है, चिम्बेरेजो चोटी भी है और ज्वालामुखी भी है, ये इक्वेडोर में, इक्वेडोर, चिम्बेरेजो। एकांकागुआ ये भी ज्वालामुखी है, और एकांकागुआ है आपका चिली में, चिली।
इस तरीके से ये आपके मृत ज्वालामुखी है। चिम्बेरे जो ये इस कैटेगरी के हैं, जो हो सकता है आपको दूसरी कैटेगरी में मिले। तो ईरान के, वर्मा के कुछ ज्वालामुखी, कुछ नाम है जो मृत कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 कैटेगरी में रखा। एक, सक्रिय ज्वालामुखी तो हमेशा उद्गार होता रहता है। नंबर 2, आपके प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी जिनसे काफी समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। और एक तीसरी कैटेगरी जिसमें से ना तो लंबे समय से उद्गार हुआ है और ना भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। तो ये 3 कैटेगरी हमने पढ़ी। अब देखिए एक आधार और है ज्वालामुखियों को वर्गीकरण का, उद्गार प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया का मतलब है उद्गार 2 तरीके से हो सकता है, एक केंद्रीय उद्गार हो सकता है, एक दरारी उद्गार हो सकता है। जैसे केंद्रीय उद्गार है कि एक मुख से उद्गार हो, और दरारी उद्गार का मतलब है अलग अलग छिद्रों से हो। तो सीधी सी बात है, जब एक ही मुख से होगा तो गुंबद बनेगा, और जब अलग अलग छिद्रों से दरारों के मार्फत होगा तो ज्यादातर पठार बनेगा, है ना, जो बेसिक लावा होगा। तो अगला आधार लिख लीजिए आप वर्गीकरण का। दूसरा आधार है उद्गार प्रक्रिया के अनुसार या लावा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। उद्गार प्रक्रिया के अनुसार के आधार पर ज्वालामुखी वर्गीकरण है उद्गार प्रक्रिया के आधार पर, या इसको कह सकते हैं लावा की भौतिक एवं रासायनिक लावा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। के आधार पर ये आपका सेकंड क्लासिफिकेशन है। पहला सक्रियता के आधार पर था, जैसे देखिए पहला जो आधार था ये था सक्रियता के आधार पर, 3 भागों में बांटा, सक्रिय, प्रक्षुब्ध और मृत। और ये आधार है आपका उद्गार प्रक्रिया के आधार पर सेकंड, इसमें उद्गार प्रक्रिया के आधार पर या लावा की भौतिक और रासायनिक कंडीशन के आधार पर। देखिए लावा की श्यानता तथा उसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इसका मतलब गाढ़ा और पतला, गाढ़ा लावा होगा या पतला होगा, इसमें लिख लीजिए पहला बिंदु, यह वर्गीकरण वस्तुतः लावा की श्यानता श्यानता लावा की श्यानता तथा उसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका मात्रा के आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत का मूल वर्गीकरण, जब मूल क्लासिफिकेशन इक्रोइम्स, एक्रोइम्स, एक्रोइम्स, एक्रोइम्स नामक विद्वान द्वारा किया गया। एक्रोइम्स मूल वर्गीकरण लैक्रोइम्स नामक विद्वान द्वारा किया गया। बाद में संशोधन हुए, लेकिन लैक्रोइम्स मतलब आपके लावा की रासायनिक भौतिक विशेषता या सिलिका की मात्रा कह लीजिए या श्यानता का गुण कह लीजिए, इसके आधार पर इसे वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। सेकंड वाला
उद्गार की प्रक्रिया या लावा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, और लैक्रोइम्स नामक विद्वान है उसने प्रस्तुत किया। अब इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। नंबर एक क्या क्या है इसमें, नंबर एक क्या है, उद्गार, दरारी उद्गार उद्भेदन के आधार पर। पहला है दरारी उद्भेदन के आधार पर। अब इसके क्या क्या बिंदु लिखने हैं आपको। इसे आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसे आइसलैंड तुल्य का मतलब होता है उसके जैसा, आइसलैंड में ज्वालामुखी है उस जैसा, इसे आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं। कहते इसे आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं इस कैटेगरी को, पहला बिंदु। आइसलैंड एक देश का नाम है, एक द्वीप है, अफ्रीका, सॉरी, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के एक तरफ तो यूरोप और अफ्रीका है, और अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो उत्तर से नीचे लेकर के दक्षिण तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। उस महासागर के उत्तर में एक द्वीप दे रखा है आइसलैंड, और उस आइसलैंड देश जैसा है, अर्थात उसमें इस प्रकार की कंडीशन है, वहां पर दरारी उद्भेदन के द्वारा, और वहां के दो ज्वालामुखी है, लौकी एवं हेकला, याद रखने नाम आपको, लौकी और हेकला ज्वालामुखी है, और उनसे आपका बेसिक लावा होता है जो कम सिल्का युक्त होता है, जो पतला लावा होता है, उसके फैलने से वहां पर एक तरीके से पठार बनाए, या वहां पर आइसलैंड में इस प्रकार का उद्गार देखने को मिला है, तो उस कैटेगरी में इसको हमने रख लिया है। तो दरारी उद्भेदन के आधार पर जो हम बात करते हैं इसे आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि आइसलैंड में इस प्रक्रिया जैसा देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर अपसरण या संरचनात्मक किनारों पर पतले लावा के प्रभाव के रूप में माना जाता है। अब दूसरा बिंदु लिखिए, अपसरण या रचनात्मक किनारों पर, अपसरण या रचनात्मक किनारों पर पतले लावा प्रवाह के रूप में माना जाता है, कि में माना जाता तरीके से। अपसरण रचनात्मक किनारों पर पतले लावा प्रवाह के रूप में माना जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था टेक्टोनिक सिद्धांत है, उसमें तीन प्लेट किनारे, रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी। तो यहां पर रचनात्मक का मतलब होता है अपसरण। इसमें क्या होता है, हल्का सा मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से होती है कंडीशन। रचनात्मक में क्या होती है, ये कंडीशन होती है अपसरण और रचनात्मक में। अपसरण, ये अपसरण की प्रक्रिया है, और इससे किनारा कौन सा बन रहा है, रचनात्मक। तो दाब मुक्ति होती है एक तरीके से, वहां पर दरारी उद्भेदन देखने को मिलता है। यह कम सिल्का युक्त बेसिक लावा को उद्भेदन करता है। बात लिखिए इसमें, कम सिल्का युक्त या पतला पतला लावा का उद्भेदन करता है। कम सिल्का युक्त या पतले लावा का उद्भेदन करता है, वो पतला होता है और कम सिल्का युक्त होता है। और देखिए आगे, वर्तमान में आइसलैंड में
आइसलैंड में, आइसलैंड द्वीप का नाम है, वर्तमान में आइसलैंड में दरारी उद्गार के रूप में देखने को मिलता है। आइसलैंड में इस प्रकार का दरारी उद्भेदन देखने को मिलता है। आइसलैंड द्वीप है, वो आइसलैंड वर्तमान में आइसलैंड में दरारी उद्गार के रूप में देखने को मिलता है, दरारी उद्भेदन। अब देखिए आइसलैंड में देखने को मिल रहा है, और ज्वालामुखी कौन कौन से, ये नोट कर लेना, लौकी अंडरलाइन कर लेना, लौकी एवं हेक्ला, ये आपको फिजिकल में भी मिल जाएंगी। फिजिकल मतलब जो आइसलैंड का फिजिकल जो मैप है आइसलैंड द्वीप का, वहां पर लौकी और हेक्ला दोनों आपको लिखे हुए मिलेंगे। ये दोनों आइसलैंड के ज्वालामुखी हैं। आइसलैंड, लौकी और हेक्ला ज्वालामुखी, ये दोनों यहाँ याद कर लेना, कई बार मिलान वाले में आ जाता है कि ये कहाँ है, आइसलैंड और हेक्ला, ये दोनों लौकी और हेक्ला में, ये लौकी और हेक्ला ज्वालामुखी के नाम है, और आइसलैंड में। इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा दरारी उद्भेदन के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा दरारी उद्भेदन के रूप में देखने को मिलता है। दरारों के में लावा प्रवाह रातल पर देखने, अब देखिए आप इस पूरे में जो अभी मैंने लिखाया है आपको, कोई ज्यादा पढ़ने का रटने का इशू नहीं है, केवल आपको केवल समझना है कि दरारी उद्भेदन एक प्रकार है उद्गार प्रक्रिया के अनुसार या भौतिक और रासायनिक विशेषता। इसका मतलब इस कंडीशन में दरारी उद्भेदन में क्या होगा, लावा पतला होगा। पतला क्यों होगा, क्योंकि सिलिका की मात्रा उसमें कम रहेगी, और वो क्या होगा, बेसिक लावा कैटेगरी में आएगा। उन क्षेत्रों में अपने आप अपसरण होगा या रचनात्मक प्लेट किनारे हैं वो बात आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, क्योंकि जब आप देखोगे ना कि अटलांटिक महासागर में पढ़ाऊंगा कि रचनात्मक प्लेट किनारा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और वहां पर दो आपके एग्जाम्पल दिए, लौकी और हेक्ला। देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये ऊपर हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, है ना। इसके बाद हम बात करें, ये हो गए आपके अफ्रीका महाद्वीप, कैटेगरी ये अफ्रीका। इसके बीच में यहां पर ये है मध्य अटलांटिक कटक, क्या नाम है इसका, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक कटक, ये मध्य अटलांटिक कटक है आप, ठीक है। एस आकार का बोलते हैं इसको, ये बात भी आगे हम पढ़ेंगे इसको, ये ऐसा आकार का कटक है, और कहां पर है, अटलांटिक महासागर में। ये उत्तर में कहां से स्टार्ट होता है, आइसलैंड। तो जिस आइसलैंड द्वीप की बात कर रहा हूं मैं, ये है, ये आइसलैंड है आपके उत्तर में, ये आपका रेड कलर का जो मार्क कर रहा हूं, ये आइसलैंड द्वीप है। और यहां पर आइसलैंड द्वीप पर दो ज्वालामुखी हैं, लौकी और हेक्ला, क्या नाम है, लौकी एवं हेक्ला, ये ज्वालामुखी है। लौकी और हेक्ला ज्वालामुखी कहां पर, आइसलैंड।
दूसरी बात, ये जो दे रखा है ये आपका प्लेटों की दृष्टि से सीमांत है आपका, ये हो रहा है अपसरण। अपसरण का मतलब होता है दो प्लेटें जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो अपसरण कहलाता है। दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं उसको अभिसरण बोलते हैं। तो अपसरण में प्लेटें विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो ये अपसरण की क्रिया है, विपरीत दिशाओं में जाना प्लेटों का। तो ये अपसरण की क्रिया जो हो रही है, यहाँ पर रचनात्मक प्लेट किनारा बन रहा है। प्लेट किनारा कौन सा है? रचनात्मक। जैसे देखिए ये तो प्रक्रिया कहला रही है आपकी अपसरण, और किनारा कौन सा हो गया ये? रचनात्मक। ये भी आपको याद रहेगा। कहने का मतलब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है वो धीरे धीरे समझ में आता है और धीरे धीरे आप अपने आप समझने लगोगे। केवल आपको टाइम के हिसाब से टाइम देना है और थोड़ा सा पेन चलाने की आदत रखनी है। जैसे मानचित्र चाहे टूटा फूटा कैसा ही बने, आप बनाइए, क्योंकि परफेक्ट पीडीएफ से मानचित्र तो एटलस में बहुत सारे बने हुए हैं, किताबों में बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन खुद ड्रॉ करके बनाना एक मौलिक प्रक्रिया है। और इससे जब विद्यार्थी करता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, ये भी आता है मैं भूगोल जानता हूँ, और इससे समझ में भी सही आता है कि वो हाथ से बनाया गया है ये। तो मैंने आपको अपसरण क्रिया बताई है। जैसे कुछ ऐसे जगह है जहां पर विनाशात्मक प्लेट किनारा है। विनाशात्मक में क्या होगा? प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगी, टकराएंगी, टक्कर होगी, उनका विसरण होगा। इसमें क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसरण हो रहा है। तो यहां पर ये आइसलैंड के दोनों ज्वालामुखी लॉकी और हेक्ला ये एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं दरार उद्भेदन के, जो पतला लावा निकलता है। अब देखिए आगे इसी में दरारी उद्भेदन में ही, मेरा उद्देश्य दरारी उद्भेदन पढ़ाना है आपको एक तरीके से। क्रीटेशियस युग में क्रीटेशियस युग में क्रीटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हुआ। क्रीटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हुआ। जैसे जैसे भारत का दक्कन लावा पठार, जो प्रायद्वीपीय भारत का लावा पठार है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ये हिस्सा है, जो भारत का जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार बोलते हैं, उसका एक पार्ट है दक्कन लावा पठार, जो लावा से बना हुआ है। भारत का दक्कन लावा पठार इस प्रकार की ज्वालामुखी से ही बना है, भारत का दक्कन लावा पठार। अब देखिए जो दरारी उद्गार होगा ना वो अविस्फोटकारी होगा, मतलब ज्यादा विस्फोटक नहीं होता, क्योंकि दरारों से उसकी शक्ति कम हो जाती है। सीधी सी बात है, जब एक ही मुख होगा निकलने के लिए तो वहां एक पे ही प्रेशर होगा तो वहां विस्फोट हो सकता है। लेकिन दरारी उद्गार क्या होते हैं? ज्यादातर अविस्फोटकारी होते हैं। अविस्फोटकारी उद्गार होता है क्योंकि, अब देखिए कारण बता रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अविस्फोटकारी। ये क्योंकि लगता है ना, तो कथन कारण के प्रश्न छुपे हुए हैं इसमें। पहला क्योंकि, क्या कह सकते हैं इसको? कारण। अविस्फोटकारी उद्गार होने का कारण है नंबर एक, दरारी उद्गार में अविस्फोटकारी क्यों होता है? क्योंकि विस्तृत दरार होने पर आंतरिक भाग में दबाव की कमी, पहला है विस्तृत दरार होने पर आंतरिक भाग में दबाव की कमी, दबाव की कमी, कि जब दरार होगा, दरार से होगा तो आंतरिक भाग में प्रेशर नहीं रहेगा, एक ही मुख से निकलना है तो प्रेशर रहता है।
कम सिल्का युक्त पतला लावा, कम सिल्का युक्त पतला लावा, ये भी कंडीशन है एक, इसके कारण भी होता है। कम सिल्का युक्त पतला लावा या कम श्यानता युक्त लावा, कम श्यानता लावा। देखिए ये जो पतला लावा होता है, जो बेसिक लावा जिसको बोलते हैं, इसकी श्यानता कम होती है, जबकि पैठिक लावा गाढ़ा लावा होता है, उसकी श्यानता ज्यादा होती है। तो ये आपके दो कारण हैं जिसकी वजह से, देखिए जैसे कथन कारण के प्रश्न में, जैसे कथन का प्रश्न है, कथन कारण का, दरारी उद्गार वाले अविस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार में उद्गार अविस्फोटक होता है। ये कथन दे रखा है कि दरारी उद्गार में जो ज्वालामुखी उद्गार होगा वो अविस्फोटकारी होता है। सही है गलत है? आप कहोगे सही है सर। दूसरा दे रखा है कारण में विस्तृत दरार होने पर आंतरिक भाग में दबाव कम होता है, ये कारण है। अब उसमें प्रश्न में ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है या एक सही है एक गलत है, इस तरीके से। तो ऐसे प्रश्न में हमें क्या देखना होता है, पहले तो आप दोनों को पढ़िए, कथन को और कारण को। जब उसमें दोनों सही हो रहे हैं आपके, फिर समस्या आएगी कि इसको व्याख्या माने या नहीं माने। तो कथन और कारण दोनों हैं, तो पहले कथन को पढ़िए, फिर क्यों की लगाइए और फिर कारण को पढ़िए। अगर उसमें तारतम्यता दिखती है तो व्याख्या मानी जाएगी। जैसे देखिए दरारी उद्गार में अविस्फोटक उद्गार होता है, ये कथन है। फिर कहोगे आप क्योंकि विस्तृत दरार होने पर आंतरिक भाग में दबाव की कमी होती है, बिल्कुल सही है कि दरारी जो उद्भेदन होगा उसमें दबाव की कमी होगी विस्तृत दरार होने से, तो विस्फोटक नहीं होगा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। और एक ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं दोनों एक साथ हो, ये भी हो सकता है कम सिल्का युक्त पतला लावा होता है, ये भी विस्फोटक नहीं होने का कारण है। तो कहने का मतलब कथन कारण के प्रश्न में आपको यहीं से क्लियर होना है, शुरुआत से ही। ज्यादातर विद्यार्थियों के सामने समस्या इस वजह से आती है क्योंकि आदत ही नहीं है। अब आपको पहली बार बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये कंडीशन है, सीधी सी बात, जब दरारों से उद्गार होगा, पतला लावा होगा, तो प्रेशर कम होता है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आती। अब देखिए आगे, इसका एक वो बना लीजिए अब डायग्राम ऐसे, ये आपका पाइप हो गया, ये हो गया आपका क्रेटर, क्या हो गए क्रेटर, क्रेटर है, मुख है इसका ज्वालामुखी का। ये पाइप, पाइप या कह सकते हैं इसको लंबवत मार्ग, चाहिए पाइप या ज्वालामुखी का लंबवत मार्ग जिससे उद्गार होता है। अब इसमें देखो ये आपके दरार है, ऐसे ये उद्गार दरारों से होने लग जाता है। अब दरार जब आपको दोनों तरफ बट जाएगी कोई चीज, सीधी सी बात है, तो अपने आप दबाव जो कम होता है, प्रेशर कम होता है, तो ये दरारी उद्गार। और इसको मैं आपको बता रहा हूं, दरार ऐसे ये दरार है, दरारी उद्भेदन में ऐसा हो रहा है। और जब दरारी उद्गार नहीं होगा, एक मुख होगा, उसका वेट करेगा, तो उसमें सीधी बात विस्फोट। अब सेकंड लिखेंगे हम इसमें, ये तो दरारी उद्गार था, अब लिखेंगे केंद्रीय उद्गार के आधार पर। सेकंड लिखिए केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर, केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर। इसमें लिखिए जब ज्वालामुखी उद्भेदन एक केंद्रीय मुख से एक
केंद्रीय मुख से, केंद्रीय मुख से भारी धमाके, भारी धमाके के साथ होता है, के साथ होता है, तो उसे केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं, सेंटेंस यही है। केंद्रीय उद्भेदन का मतलब है जब ज्वालामुखी उद्भेदन एक मुख से या केंद्रीय मुख से होता है तो उसमें क्या होगा, धमाका होगा, तो उसके बोलेंगे केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर। और ये ध्यान रखना, इस प्रकार का उद्भेदन है ना, वो विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे, वो ज्यादातर यह विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। यह विनाशात्मक या अभिसारी, दोनों एक साथ लिख रहा हूं, या अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, प्लेटिंग, ये कंडीशन होती है, इसको बोलेंगे अभिसरण। क्या बोलेंगे, अभिसरण। देखिए इतना मैंने तरीका बताया था, अभिसरण। और इससे प्लेट किनारा कौन सा होगा, विनाशात्मक, विनाशात्मक प्लेट, ये ध्यान रखना है। इससे पहले में मैं रचनात्मक बताया था जिसमें अपसरण होता है, इसमें क्या होता है, अभिसरण होता है। कौन सा प्लेट किनारा बनता है, विनाशात्मक प्लेट किनारा। इनके सहारे इस प्रकार के उद्भेदन होते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले। साथ साथ लेके चल रहा हूं, मैंने कहा था हल्का सा दिमाग में प्रत्यय भी रहेगा ना आपके, तो भी प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते समय अपने आप इससे जोड़ने लग जाओगे आप। 3 प्लेट किनारे हैं, उसमें 2 की चर्चा हो गई, एक तो हो गई आपके रचनात्मक, इससे पहले दरारी उद्भेदन में रचनात्मक होगा या क्या होगा, अपसरण होगा। इसमें क्या होगा, अभिसरण होगा। प्लेट किनारा कौन सा होगा, विनाशात्मक। और उद्भेदन कैसा होता है, एक मुख से होता है, एक मुख से होगा तो विस्फोटक होगा। अब इस प्रकार के ज्वालामुखी इस कैटेगरी में कौन कौन से होते हैं, केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर जो वर्गीकरण है वो देखिए, अब वो नाम लिखा रहा हूं। देखिए केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, पहला, पहला ज्वालामुखी हवायन तुल्य, हवायन तुल्य ज्वालामुखी। आधार कौन सा, केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर बांट रहे ज्वालामुखियों को। केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर पहला हो गया हवायन तुल्य, दूसरा स्ट्रोम्बोली तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य। स्ट्रोम्बोली तुल्य का मतलब है, या स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी लिख सकते हैं, केवल स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। एग्जाम्पल है ये केंद्रीय उद्गार वाले, तो हम यहां से हटा देते हैं, तुल्य को हटा देते हैं। हवायन ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। नंबर 3 वोल्केनो ज्वालामुखी, वोल्केनो ज्वालामुखी। पीलियन ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य भी कह सकते हैं इसको, पीलियन ज्वालामुखी। विसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी, यस ज्वालामुखी। और 6 5 ही है लिखने हम, ये सभी केंद्रीय उद्गार के एग्जाम्पल हैं। ये कौन से, केंद्रीय उद्गार
वाले इस कैटेगरी में रखे हमने केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। एक मुख से होता है, हवाइन ज्वालामुखी है, बताया आपको, मैंने बताया था आपको, फिर आपको लिखाऊंगा इसके बारे में तो बताऊंगा। हवाई द्वीप पर है। स्ट्रोम्बोली इटली में, वोल्केनो ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी या पीलियन ज्वालामुखी और विसुवियस ज्वालामुखी, ये केंद्रीय उद्गार वाले, मतलब ये इस कैटेगरी में आएंगे जिनसे उद्गार एक मुख से हुआ है, एक केंद्र से हुआ है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखा दूंगा। आपको जब पढ़ लोगे ना तो अपने आप क्लासिफिकेशन की कोई ज्यादा वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपके अप्रोच में रहेंगे वहां ज्वाला अपने आप जोड़ने लग जाओगे आप। और यहाँ पर केंद्रीय उद्गार कहाँ पे होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारों के सारे। ये उद्गार की प्रक्रिया के आधार पर है, दरारी उद्गार और आपके ये केंद्रीय उद्गार। ये आपके इस प्रकार के हैं, इनके आपको जैसे कुछ डिटेल है इसके बारे में, ये विनाश की गहनता के आधार पर एक वर्गीकरण हो रहा है ज्वालामुखियों का, पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए वर्गीकरण एक आधार और है, नंबर तीसरा आधार है विनाश की गहनता। विनाश की गहनता के आधार पर वर्गीकरण। विनाश की गहनता के आधार पर वर्गीकरण, कितना ज्यादा विनाशकारी है। जैसे इसमें नाम लिखा रहा हूं, फिर डिटेल बाद में लिखाऊंगा। सबसे पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य का मतलब पीलियन जैसे। एक एग्जांपल आएगा पीलियन का, वहां आपको आएंगे इससे से ज्यादा विनाशकारी होते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन से हैं। दूसरा विसुवियस तुल्य, यस तुल्य ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ये केंद्रीय उद्गार में भी पढ़े हमने सबने, वहां डिटेल में नहीं है, यहाँ डिटेल में आपको पता है विसुवियस तुल्य, वल्केनियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। पर चार स्ट्रोम्बोली तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। नंबर 5 हवाइन तुल्य ज्वालामुखी, हवाइन देखिए अब ये जो लिखा है ना मैंने, गहनता के आधार पर प्रकार है ज्वालामुखियों के, कि आपके विनाश की गहनता के आधार पर पीलियन तुल्य होंगे, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी, सर्वाधिक विनाशकारी। इस कैटेगरी में आ रहे सर्वाधिक विनाशकारी। फिर आपके विसुवियस तुल्य आएंगे, फिर इससे ये वल्केनियन, फिर स्ट्रोम्बोली, ये हवाइन तुल्य, ये सबसे कम विनाशकारी है। तो कहने का मतलब ये जो प्रकार है कहीं ना कहीं आपको ज्यादा इनमें उलझने की जरूरत नहीं, केवल याद रहना चाहिए आपको ये किस कैटेगरी का है, मतलब आपके केंद्रीय उद्गार वाला है, दरारी वाला है, कितना ज्यादा विनाशशीलता के आधार पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन से होते हैं। तो पीलियन तुल्य मतलब पीलियन एक इसका आदर्श है,